हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज सीरीज कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी को, जिसके हर एपिसोड में हम एक अलग ही कहानी को सुनेंगे। तो इस सीरीज कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी को जिसके हर एपिसोड में हम एक अलग ही कहानी को सुनेंगे। तो शुरुआत में एक नरेटर हमें एक कैबिनेट के बारे में बता रहा होता है कि सालों पहले लोग अपने राज और अपनी यादों को छुपाकर रखने के लिए कैबिनेट का यूज किया करते थे। फिर अब इस कैबिनेट में खजाना भी हो सकता है, नहीं तो सिर्फ यादों का ही एक एल्बम। और हमारी पहली कहानी का नाम है लॉर्ड ऑफ 36। जैसन नाम का एक बूढ़ा स्पेनिश आदमी जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के बाद वो अमेरिका में ही रह रहा था, उसकी मौत मीट काटते वक्त हो जाती है, जिसके बाद उसके कैबिनेट यानी कि उसके स्टोरेज रूम को नीलामी में निक नाम का एक बंदा खरीद लेता है। फिर एडी जो कि इन सभी स्टोरेज रूम के काम को संभालता है, वो निक को एक फुटेज दिखाता है जिसमें जेसन हर रोज एक झोले में कुछ भरकर लेकर आता था और घंटों अपने स्टोरेज रूम में ही बिताता था। लेकिन एडी को जेसन की इन सारी हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि एडी एक सोल्जर होने के साथ साथ बहुत ही बड़ा वाला रेसिस्ट जो था। लेकिन एडी के ऊपर $12,000 का कर्जा था, लेकिन उसे यकीन था कि लॉर्ड 36 में उसे कुछ महंगी चीजें मिल जाएंगी जिसे बेचकर वो अपना कर्जा उतार लेगा। बट तभी वहाँ पर उस स्टोरेज को लेने के लिए जेसन की वाइफ एमिली पहुंच जाती है, जहाँ पर एडी भी इस मामले में एमिली की कोई मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि रेंट ना भरने के कारण स्टोरेज रूम को उन्होंने निक को जो बेच दिया था। फिर वो निक से रिक्वेस्ट करती है कि उस स्टोरेज रूम में उसके परिवार की कुछ फोटोज हैं, लेकिन रेसिस्ट होने के कारण निक एमिली की कोई भी बात नहीं मानता है। निक को महसूस होता है कि उनका स्टोरेज रूम बाकी के स्टोरेज रूम से छोटा है, तो इसकी शिकायत वो फिर एडी से करने लग जाता है, क्योंकि छोटे रूम में चीजें भी कम ही मिलेंगी। लेकिन एडी के अनुसार सारे स्टोरेज रूम को 1945 में बनाया गया था, तो कुछ रूम बड़े हैं, कुछ रूम छोटे हैं, तो कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर निक को उस रूम में कुछ नाजिस की फोटोज मिलती हैं, सोने का एक कैंडल स्टैंड मिलता है और कुछ एंटीक चेयर के साथ साथ उसे वहाँ पर एक पेंटाग्राम बोर्ड भी मिलता है। सारे सामान को बेचने के लिए निक फिर एडी के बताए हुए शॉप पर जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एगिता से, जो कि उस पेंटाग्राम बोर्ड में से 3 किताबें निकालती है। जहाँ पर फिर एगिता अपने एक दोस्त रोनाल्ड को बुलाती है, जो कि बुक्स के साथ सभी सामानों के अच्छे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे तो रोनाल्ड को चौथी किताब की तलाश थी, जिसके लिए वो निक को $3 लाख देने की बात भी करने लग जाता है। फिर निक रोनाल्ड के साथ में अपने स्टोरेज रूम की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में हमें रोनाल्ड से ये पता चलता है कि जेसन ने शैतान की पूजा करने वाले लोगों से हाथ मिलाकर एक डीमन को बुलाने का फैसला किया। साथ ही उन 4 किताबों के जरिए जेसन ने एक डीमन को अपनी सिस्टर के शरीर में बुलाया भी था, जिसके बाद ये किस्सा बहुत ही ज्यादा मशहूर हुआ था, क्योंकि जेसन की बहन इस इंसिडेंट के बाद से ही गायब जो हो गई थी। स्टोरेज रूम में दोनों को एक खुफिया चैम्बर मिलता है, जिसके अंदर से बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही थी। फिर जैसे वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक पेंटाग्राम में लड़के की सड़ी गली लाश मिलती है, जिसके अंदर एक डीमन कैद था, मतलब कि ये बॉडी जेसन की बहन की ही है। साथ ही वहीं पर उन्हें वो चौथी किताबें दिख गई थी, जिसे लेने के चक्कर में निक से वो पेंटाग्राम वाला घेरा भी मिट जाता है, तो वो डीमन भी आजाद हो गया था। जिंदा होते ही डीमन का सबसे पहला शिकार होता है रोनाल्ड, और उसके बाद डीमन निक को स्टोरेज रूम की गैलरी में दौड़ा कर मार डालता है। निक को गेट के बाहर एमिली मिलती है, जिससे वो हेल्प भी मांगता है, लेकिन एमिली उसकी मदद नहीं करती है और निक बेचारा वहीं पर मारा जाता है। दूसरी कहानी का नाम है द ग्रेवयार्ड रैट्स। नरेशन के अनुसार जो भी चीज जिंदा है वो दफन तो जरूर होती है, और उसके शरीर को डिकम्पोज करने का काम जमीन में रह रहे जानवर करते हैं, लेकिन स्टिल कुछ लोग होते हैं जो लोगों की कब्र से उनके साथ दफनाई गई नायाब चीजों को निकाल कर उन पर गुजारा करते हैं। यहाँ पर उन्हीं चोरों में से एक है मैसन। जब 2 चोर एक कब्र को लूट रहे होते हैं तो मैसन उन्हें गन पॉइंट पर लेकर उनका सारा माल लूट लेता है, जिसके बाद वो कब्र की लाश के मुंह को खोलकर उसके सोने के दांत भी निकाल लेता है, जिस दौरान वो दांत उसी कब्र में गिर जाता है। और जब मैसन उस दांत को उठा रहा होता है तो एक बड़ा सा चूहा उसके हाथ में काट लेता है। जो कुछ भी मैसन को कब्र से मिला था वो उसे बेचता है, और गाय से ही हमें पता चलता है कि मैसन भी बहुत ही ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ है, और उस कर्ज को चुकाने के लिए उसके पास सिर्फ 2 दिन का ही समय था। फिर मैसन अपनी प्रॉब्लम अपने खरीदारों को बताता है कि ग्रेवयार्ड के चूहे डेड बॉडीज चुरा रहे हैं, लेकिन मैसन की बात पर तो किसी को यकीन ही नहीं होता है। फिर उसके बाद मैसन अपने एक दोस्त यानी कि डॉली से मिलने के लिए जाता है, जो कि फ्यूनरल होम में काम करता था।
दरअसल मैसन डॉली के पास आकर लाशों को पहले ही चेक कर लेता है कि किसी खानदानी बड़े आदमी की लाश वहाँ पर आई है या फिर नहीं। डॉली भी ड्रग्स के बदले मैसन की मदद के लिए मान जाता है, लेकिन मैसन को बस गरीबों की ही डेड बॉडी मिल रही थी कि तभी उसे एक अमीर आदमी की डेड बॉडी मिलती है जिसके सारे दांत सोने के थे। जहाँ पर इतना सारा सोना देखकर मैसन उसके सारे दांतों को निकाल लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर फ्यूनरल होम की मालकिन और उसके साथ में उस अमीर की वाइफ भी पहुँच जाती है, जिससे मैसन को ये पता चल जाता है कि वो लोग उस आदमी की कब्र में बहुत पुरानी एक शाही तलवार को दफनाने वाले हैं। ये सुनते ही पैसों की चमक मैसन की आंखों में आ गई थी, लेकिन चूहे का डर उसे इतना ज्यादा सताने लग गया था कि वो तो उसके सपनों में ही आकर उसे डराने लग गए थे। लेकिन अपने इस डर को भुलाकर मैसन फिर उस आदमी के फ्यूनरल में जाता है और रात होते ही मैसन वहाँ उस कब्र से तलवार लेने ही वाला था कि बहुत सारे चूहे उस लाश को एक सुरंग के अंदर लेकर चले जाते हैं। फिर अब ना चाहते हुए भी मैसन को भी उस सुरंग में लाश के पीछे जाना पड़ जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है सुरंग बड़ी होती जा रही थी, जहाँ पर मैसन कुछ चूहों को गोली भी मारता है कि तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा चूहा आ जाता है, जिसे देखकर मैसन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि वो चूहा इतना ज्यादा बड़ा था जैसा कि हम में से किसी ने आज तक कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। फिर चूहे से बचकर भागते हुए वो एक खाई में गिर जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे लोगों के कंकाल और सोने चांदी मिलते हैं। मैसन भी फिर उसे देखकर समझ गया था कि ये जगह कुछ और नहीं बल्कि ब्लैक चर्च है, जहाँ पर उसे एक आदमी की मूर्ति भी दिखती है जिसके गर्दन पर हार था। वो जैसे ही उस हार को निकालता है वैसे ही वो मूर्ति जिंदा हो जाती है और मैसन के पीछे पड़ जाती है। जैसे तैसे करके वो बेचारा अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है, जिसमें वो उस जाइंट चूहे को भी उस सुरंग के पत्थरों के बीच में कैद कर देता है। जैसे तैसे करके वो कब्र में आता है, लेकिन वो कब्र ऊपर से बंद थी और फिर बहुत सारे चूहे आकर मैसन की जान ही ले लेते हैं। फिर एंड में हम शुरुआत वाले दोनों चोरों को देखते हैं जिन्हें कब्र में मैसन की लाश मिलती है और वो भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है कि मैसन की लाश को चूहे कब्र से चुरा कर ले जा रहे थे। जहाँ इस स्टोरी से हमें ऐसा लगता है कि ब्लैक चर्च ने कोई रिचुअल किया होगा और वो चूहा ही डीमन है जिसने बाकी के चूहों को लाश का लालच देके बाहर जाने से रोक कर रखा हुआ है। अब शुरू होती है हमारी तीसरी कहानी, जिसका नाम है द ऑटोप्सी। लेकिन नरेशन के अनुसार इस कहानी के डायरेक्टर ने हमें बाहरी दुनिया के खतरों के बारे में बताया है। हम एक माइन में कुछ वर्कर्स को देखते हैं जिनके सामने एक अजीब सा हाईटेक गोला आकर गिरता है, मानो कि कोई एडवांस बॉम्ब हो वो। जहाँ पर तभी एक बंदा आता है जो कि उन सभी वर्कर्स की जान बचाने के लिए ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो बॉम्ब फट जाता है और सभी बेचारे वर्कर्स वहीं पर मारे जाते हैं। जिस कंपनी के लिए वो सभी वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे थे, वो कंपनी कार्ल नाम के एक डॉक्टर को सारे मरे हुए वर्कर्स की ऑटोप्सी करने के लिए भेजते हैं, जिससे कि कार्ल उन सभी की मौत का कारण ढूंढ सके, क्योंकि कंपनी अपने वर्कर की मौत पर पैसा भी देती है। लेकिन ऐसा तब होता है जबकि उनके काम की वजह से किसी वर्कर की जान जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और उनके काम की वजह से किसी वर्कर की जान नहीं जाती है, तो कंपनी कोई भी पैसा मुआवजे के तौर पर नहीं देगी। वैसे कार्ल खुद स्टमक कैंसर से जूझ रहा होता है, जो कि कुछ महीनों में ही मर जाएगा। जहाँ पर कार्ल की मुलाकात शहर के शेरिफ और उसके दोस्त नेट से होती है। फिर घर परिवार की बात करने के बाद वो लोग काम की बात पर आते हैं और लगभग 2 महीने पहले ही शहर से 6 लोग गायब हो गए थे। जंगल में खोजबीन के दौरान उन्हें पेड़ पर एक लाश भी मिली थी। वो लाश अभी नाम के एक बंदे की थी और उसकी बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसकी बॉडी से सारा खून ही निकाल लिया हो। फिर नेट वापस से उस डेड बॉडी को पेड़ पर रखवा कर हंटर्स को उस डेड बॉडी पर नजर रखने के लिए बोलता है, ताकि जब किलर इस बॉडी को लेने के लिए आए तो वो लोग उसे पकड़ लें। फिर रात के टाइम में वो दोनों हंटर्स के साथ में डेड बॉडी भी अचानक से गायब हो जाती है। जहाँ पर छानबीन से पता चलता है कि जंगल में मिली डेड बॉडी एबी नाम के वर्कर की थी, जिसे लास्ट टाइम पर एक बार में एडी नाम के बंदे के साथ में देखा गया था। लेकिन फिर एडी खुद को ज़ोई एलन नाम से इंट्रोड्यूस करके वो एबी से मिलता है, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात थी। एडी जो कि खुद को ज़ोई एलन बुला रहा था, वो जैसे तैसे करके एबी को हिप्नोटाइज करके अपने साथ में ले जाता है, जिसके बाद से ही एबी गायब था। फिर जैसे ही पुलिस वाले एडी की खोज करती है तो उन्हें ये पता चलता है कि वो 9 महीने पहले मेटेओर शावर देखने के लिए जंगल में गया था, जिसके बाद जब वो लौट रहा था तो वो खुद को ज़ोई एलन बता रहा था। नेट को ज़ोई के कमरे में वही बॉम्ब मिलता है जिसके फटने से लोग मारे गए थे, और ये बॉम्ब ज़ोई को मेटेओर शावर के दौरान जंगल में ही मिला था।
जब नेट उस बॉम्ब को लेकर जा रहा था तब जोई उस बॉम्ब को लेकर भागता हुआ माइन में आता है और वहीं माइन में वो बॉम्ब फटने की वजह से ही सारे वर्कर मारे गए थे। फिर पिछली सारी कहानी बताकर नेट कार्ल को हॉस्पिटल में ऑटोप्सी के लिए ले आता है। नेट के जाने के बाद फिर कार्ल काम पर लग गया था और वो नोटिस करता है कि किसी भी बॉडी में एक बूंद खून भी नहीं है। साथ ही सबकी पीठ में भी एक छेद है जो कि उनके दिल तक जा रही थी, जहाँ पर अपने ये सारे काम डिटेल्स फिर कार्ल अपने एक टेप रिकॉर्डर में भी रिकॉर्ड कर रहा होता है। जैसे ही फिर कार्ल जोई की बॉडी लेने के लिए जाता है तभी जोई वापस से जिंदा होकर बहुत ही क्रीपी वे में डॉक्टर की ओर बढ़ने लग जाता है। दरअसल दोस्तों जोई की बॉडी में एक एलियन था जो कि जोई की बॉडी को ऐसा होस्ट यूज कर रहा था। साथ ही वो जो बॉम्ब था वो कुछ और नहीं बल्कि वो इस एलियन का स्पेसशिप था। फिर वो एलियन कार्ल पर हमला करके उसकी बॉडी के अंदर जाने लग गया था क्योंकि उसे एक नए होस्ट की जरूरत जो थी। वो एलियन कार्ल को बता रहा था वो सब सालों से इंसानों के शरीर में ही रहते हुए आए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे मजेदार बात तो ये थी कि वो एलियन जैसे ही वो अपनी रियल बॉडी में जाते हैं ना तो वो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही कुछ बोल सकते हैं, जिसका पूरा फायदा उठाकर फिर कार्ल अपने आँख, कान, नाक और अपने वोकल बॉक्स को काट देता है। फिर जैसे ही वो एलियन कार्ल की बॉडी में घुस जाता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि कार्ल को कैंसर है, जिससे कि ब्लड लॉस के कारण कार्ल के साथ साथ उस एलियन की भी मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले कार्ल ने अपने चेस्ट पर नेट को रिकॉर्डिंग सुनने के लिए बोल दिया था क्योंकि कार्ल के साथ साथ उस एलियन की बातें भी रिकॉर्ड जो हो गई थी। मॉर्निंग के टाइम पे नेट भी हॉस्पिटल का हाल देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। सो गाइस हमारी लास्ट स्टोरी का नाम है द आउटसाइड। ये कहानी स्टेसी की है जो कि थोड़ी सी ऑटिस्टिक है और इसलिए उसे ऐसा लगता है कि उसके घर में कोई ना कोई तो जरूर है। जब वो पूरे घर को चेक कर रही होती है और वो अपने पति यानी कि चैपमैन को कॉल लगाती है जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर था। फिर चैपमैन स्टेसी को शांत करवा के उसे सोने के लिए बोलता है। वैसे तो स्टेसी को टीवी देखने का बहुत ही ज्यादा शौक था और वो एक प्राइवेट बैंक में भी काम करती थी जहाँ पर उसकी सारी कुलीग खुद को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत समझती थी, जिस घमंड के चलते उन सब ने डाइवोर्स भी ले रखा था। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात तो यही थी कि वो सब लोग बहुत ही अजीब सा लोशन लगाया करती थी ताकि उनकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी दिखे। स्टेसी भी उनके ग्रुप का हिस्सा बनना चाहती थी जहाँ क्रिसमस पार्टी में वो सब लोग स्टेसी को इनवाइट करती हैं, जिससे कि स्टेसी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो गिफ्ट के तौर पर डक को गोली मार देती है और उसके बाद वो डक की स्किन को बहुत ही अच्छे से निकालकर उसे एक खूबसूरत से पुतले में एज अ डक की डमी में बदल देती है, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात थी। लेकिन चैपमैन को तो इन सब से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। वैसे वो काफी हैरान भी था कि स्टेसी को उसके कोलीग ने इनवाइट जो किया है। फिर जैसे ही अपना गिफ्ट लेकर वो उस पार्टी में जाती है, खतरनाक डॉगी उसका स्वागत करता है और फिर उसके बाद वो सभी लेडीज अपनी ही पंचायत करने लग जाती हैं। जिसके बाद फिर वो एक दूसरे को वही लोशन गिफ्ट करती हैं। स्टेसी के गिफ्ट को देखकर भी सब बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। सभी बहुत ही अजीब तरह से लोशन लगाने लग जाती हैं, लेकिन उस लोशन की वजह से स्टेसी को एलर्जी हो जाती है और उसे वापस से अपने घर आना पड़ता है, जहाँ पर चैपमैन भी उसे ये लोशन लगाने से मना कर रहा होता है। लेकिन रात में स्टेसी को लोशन का एडवर्टीजमेंट टीवी पर दिखता है, जिससे वो बता रहे थे कि पहले ये लोशन स्किन को डैमेज करेगा फिर स्किन को ठीक कर देगा। स्टेसी लोशन को यूज कर लेती है जिससे कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जो डॉक्टर इसका ऐड कर रहा था वो टीवी के अंदर से ही स्टेसी से बात करने लग जाता है, मतलब कि इस लोशन को कोई भी काले जादू की मदद से बनाया गया है। फिर डॉक्टर के कहते ही स्टेसी ने बहुत सारे लोशन मंगा कर रखे हुए थे और वे सारे लोशन अपने आप ही बाहर निकलकर स्टेसी के पुतले में कन्वर्ट होकर बिल्कुल उसकी जैसी हरकत करने लग जाते हैं और फिर सारा लोशन स्टेसी लगा लेती है। स्टेसी की हालत को देखकर चैपमैन उसे हॉस्पिटल लेकर जाने की सोचता है, लेकिन उससे पहले ही स्टेसी उसे मारकर उसके सारे ऑर्गन्स को निकालकर वो अपने ही हस्बैंड को डमी में चेंज कर देती है। जिसके बाद भाई क्या ही होना था, स्टेसी सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। सारी कोलीग उसके पीछे पड़ गई थी। दरअसल ये लोशन बहुत ज्यादा खूबसूरत तो बनाता है, लेकिन उसकी भी एक कीमत चुकानी पड़ती है। जितनी बड़ी कीमत होगी उतने ज्यादा खूबसूरत आप होते चले जाएंगे। जहाँ पर स्टेसी के साथ उसके सभी कोलीग्स ने भी अपने अपने करीबियों को खोकर उसकी कीमत चुकाई थी।
सो गाइस, यहीं पर इस सीरीज के चारों एपिसोड का दी एंड होता है। तो बाकी की कहानी क्या होने वाली है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरे कमेंट बॉक्स को भर देना होगा कि आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 2000 है, और अगर आपने ये कंप्लीट करवा दिया तो मैं जल्द ही इसके बाकी के एपिसोड भी एक्सप्लेन कर दूंगी। जाने से पहले मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बता देना कि आपको इन चारों का